चलिए, नमस्कार मित्रों, एचपीएस एजुटेक में मैं अनुमान सोनी जोधपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने भूगोल की शुरुआत की थी और भूगोल का परिचय आपको दिया था। दोस्तों, आज अपन शुरुआत करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। विश्व के भूगोल में हमारा पहला चैप्टर होगा ब्रह्मांड। साथियों, क्या होगा? ब्रह्मांड। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड, जिसे कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारी कला से पसंद आ रही हो दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, भाई बहनों को इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथियों, यही हमारा मनोबल है, इसी कारण हम अब इस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो नहीं तो आपकी जेब से कुछ जाने वाला है और ना ही हमारी जेब में कुछ आने वाला है। बस फर्क इतना है कि जितने सब्सक्राइब आप होंगे, हम मानेंगे दोस्तों हमारा एक परिवार बन चुका है और हम उस परिवार के लिए काम करते हैं। कम टू द पॉइंट आइएगा इस मुद्दे पर। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बोल रहा था, जिस वीडियो को आप देखें उस वीडियो के ऊपर आपको आई बटन में उनसे जुड़े हुए आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उस आई बटन पर क्लिक करके अन्य वीडियो भी देख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करें ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। आइएगा, हम ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड को कहते हैं दोस्तों कॉस्मोस। सामान्य रूप में साथियों, ब्रह्मांड का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। इसका यह एक अथाह है दोस्तों, इसका कोई अभी व्यास जो है दोस्तों कोई अभी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ अवधारणाओं के आधार पर, कुछ सिद्धांतों के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप में ब्रह्मांड दोस्तों क्या है? सर्वप्रथम दोस्तों, आदि काल से अपन बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह विचार प्रकट होता है कि एक विशालकाय पिंड था दोस्तों, जो बहुत ही भारी मात्रा वाले पदार्थों से संघनित होकर सघन था। और इस विशाल पिंड में दोस्तों एक महाविस्फोट हुआ, जिनसे आद्य पदार्थ बिखरे और उनसे क्या हुए? अनेक आकाशीय पिंड बने। इस विशालकाय पिंड में दोस्तों अत्यधिक तापमान था, अत्यधिक घनत्व था और दोस्तों अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह सघन पिंड था। इस पिंड को अपन सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। सिंगुलरिटी, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंगुलरिटी के नाम से अपन इस पिंड को जानते हैं। बाकी अपन बात करें तो ब्रह्मांड जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित उसकी प्रकृति, उसकी विचारधाराएं, उसके उत्पत्ति के साक्ष्यों, सभी का अध्ययन जिसमें होता है, उस शाखा को अपन कॉस्मोलॉजी के नाम से जानेंगे। कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस कॉस्मोलॉजी में दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बातचीत करते हैं। ब्रह्मांड में दोस्तों अनेक आकाशीय पिंड, जिनमें हमारा सौरमंडल है दोस्तों, आकाशगंगाएं, तारामंडल, धूमकेतु, पुच्छल तारे, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल की घटनाएं, व्हाइट ड्वार्फ दोस्तों, ये जो लाल दानव, निहारिकाएं, क्वासर्स, क्वेसर, पल्सर, सुपरनोवा, ये सभी इसी ब्रह्मांड में अपन अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों सबसे पहले दो विचारधाराएं थी, जिसके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बाकी अगर आगे अपन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे, सभी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ब्रह्मांड का जब अपन अध्ययन करते हैं तो दो विचारधाराएं हमारे सामने आती है। एक है दोस्तों जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक जिसे हिंदी में कहते हैं भू केंद्रित अवधारणा। जियोसेंट्रिक, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा दोस्तों, पूरा लिखूंगा तो समय बहुत खराब होगा, इसलिए आप सुनने पर ज्यादा ध्यान रखें। जियोसेंट्रिक कंसेप्ट यानी जियोसेंट्रिक भू केंद्रित अवधारणा। दूसरी है दोस्तों हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित अवधारणा।
दोनों में क्या फर्क है देखिए। जियोसेंट्रिक अवधारणा दोस्तों 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्मी ने दी थी। क्लॉडियस टोल्मी, नाम सुनिएगा, क्लॉडियस टोल्मी ने दी। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में बताई गई। यह अवधारणा यह कहती है कि हमारी पृथ्वी या प्लेनेट जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य जो है उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यह अवधारणा 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्मी ने बताई। लंबे समय तक साथियों यह अवधारणा चलती रही, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन तब हुआ जब सन 1543 में कोपरनिकस ने दोस्तों, किन्होंने, कोपरनिकस ने जब सौर मंडल की खोज की, कोपरनिकस ने जब सौर मंडल की खोज की मेरे साथियों, तब कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गई दोस्तों आपको बात। सौर मंडल के जो जनक है, सौर मंडल का जनक दोस्तों सूर्य को ही कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ अगर मैं बात करूं सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की, तो कोपरनिकस को ही माना जाता है। आगे चलकर दोस्तों इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांत जो है वो निकल कर आते हैं। देखिएगा, सामान्य रूप में मैं आपके सामने बात करूं, आपको कोई पूछे कि ब्रह्मांड क्या है, तो आपको यह जवाब देना है कि ब्रह्मांड दोस्तों एक अनगिनत या असंख्य आकाश गंगाओं का समूह है और आकाश गंगाएं असंख्य तारामंडलों का एक समूह मानी जाती है, जिसमें दोस्तों मैंने अभी आपको बताया सब कुछ घटक सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा, ग्रह उपग्रह जो है दोस्तों वो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के भाग है, ब्रह्मांड के भाग नहीं है। अब अपन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वो है, सबसे पहले ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत जिनमें सबसे पहला हमारा आता है, वो सबसे फेमस है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत, जिसे हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी थ्योरी को फायर वर्कर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, फायर वर्कर्स थ्योरी, ध्यान रखना, फायर वर्कर्स थ्योरी। मैंने हर वीडियो में यही आपको बताता हूं कि दोस्तों आवाज पर ज्यादा ध्यान दें और नोट्स बनाएं। बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग हमारा जो फायर वर्कर्स थ्योरी एक ही चीज है। यह सिद्धांत दोस्तों सर्वप्रथम 1960 में हमारा जो सिद्धांत दिया था वो जॉर्ज लेमेटियर साहब ने दिया था। लेमेटियर साहब ने दिया। ये लेमेटियर कौन थे दोस्तों? बेल्जियम के एक खगोलविद और एक पादरी थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया। आगे चलकर इसी सिद्धांत को 1967 में रॉबर्ट मोगोनोर ने, रॉबर्ट कहीं पर मेगोनोर मिल सकता है दोस्तों, शब्द में आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना है, बस कंसेप्ट क्लियर चाहिए। रॉबर्ट मोगोनोर ने इसको विस्तृत रूप दिया। अब ये आखिर बिग बैंग सिद्धांत क्या चीज है? तो यही वो बात कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत कि सबसे पहले एक विशालकाय पिंड था जो बहुत भारी पदार्थों से, अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ था। उसमें अत्यधिक तापमान था और दोस्तों अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण था। अचानक उसमें एक महाविस्फोट हुआ जिनसे वो विस्फोट होने का उसके आद्य पदार्थ बिखरे और बिखरने के बाद जब धीरे धीरे दोस्तों उसमें ठंडे होने लगे तो उनसे जो पिंड बने, आकाशीय पिंड बने, उनको अपन आकाश गंगाओं के नाम से जाना गया। धीरे धीरे वापस उनमें विस्फोट हुआ और वापस जो यह प्रक्रिया दोस्तों चलती रही। एक बार विस्फोट हुआ, फिर धीरे धीरे ठंडा होने से जो आकाशीय पिंड बने, पहले उनको आकाश गंगा नाम दिया गया। आकाश गंगा में जब वापस विस्फोट हुआ तो उनमें दोस्तों जो बने वो तारामंडल बने। यानी कहने का मतलब उसमें विस्फोट हुआ और गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस वो संघनित होकर के आकाशीय पिंडों का निर्माण होता रहा। अब बात करें अपन दोस्तों इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए सर्वप्रथम 2001
2001 में जो यूरोपियन एजेंसी है, सॉरी अमेरिकन एजेंसी नासा जो है दोस्तों, MAP के नाम से माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉस्ट ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, प्रोब करके MAP प्रोग्राम कहते हैं उसको, 2001 में दोस्तों ये किया था। माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉस्ट शॉर्टनेस्ट ऐसा कुछ नाम है साथियों, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं अभी, पूरा प्रोब आगे प्रोब है, उसने उसके माध्यम से इसको प्रूव भी किया गया। और आगे चलकर दोस्तों ये यूरोपियन एजेंसी है जिसका नाम है CERN, CERN। इस CERN सेंट्रल यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च संघ ऐसा कुछ नाम है। इस CERN ने 2008 में LHC लॉर्ज हेड्रन कोलाइडर नाम से एक प्रयोग किया, जिसमें यह प्रयोग दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में किया गया। 27 किलोमीटर एक लंबी सुरंग थी जो 100 फीट गहरी खोद कर उसमें यह प्रयोग किया, जिससे अपन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत को प्रमाणित कर सकते हैं। इसी के माध्यम से दोस्तों हिग्स बोसोन कणों की खोज हुई, जिसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी थे, उन्हीं के नाम पर ये बोसोन कण नाम पड़े, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अब अपन बात करें दूसरा सिद्धांत जो है दोस्तों वो क्या कहता है। ये तो थी बिग बैंग थ्योरी। दूसरे जो सिद्धांत है दोस्तों वो है साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत स्टेट स्टडी थ्योरी जो है, सामान्य रूप में अंग्रेजी में स्टेट स्टडी थ्योरी कहते हैं। साम्यावस्था का सिद्धांत स्टेट स्टडी थ्योरी। यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जो थे दोस्तों वो हरमन बांडी, होयल और एक व्यक्ति दोस्तों और है, उन्होंने मिलकर के ये सिद्धांत साम्यावस्था का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार दोस्तों हम ये कह सकते हैं, इन्होंने यह सिद्धांत में बताया कि जो आकाश गंगाएं जो है, बिग बैंग सिद्धांत भी यही कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान में भी आकाश गंगाओं के बीच का क्षेत्र जो है विस्तारित हो रहा है। लेकिन इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जो आकाश गंगाएं विस्तारित हो रही है, उन विस्तारित क्षेत्र में दोस्तों, जैसे यह जो बता रहे हैं कि आपको दोस्तों मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे हम दोस्तों कोई गुब्बारा हो और उसमें दोस्तों हवा नहीं भरी गई हो, और उसमें अपन जब ये निकट छेद ये दोस्तों मान लो चिन्ह कर देते हैं, और जब उसमें हवा भरेंगे तो वो विस्तारित होते हुए दूर जाएंगे। तो इसी प्रकार आकाश गंगाओं का भी क्षेत्र विस्तारित हो रहा है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो नवीन आकाश गंगाएं जो पिंड निर्मित होती है वो इस बीच के क्षेत्र को भर देती है। सामान्य रूप में आप समझिएगा, यह सिद्धांत जो साम्यावस्था का जो सिद्धांत है वो यह कहना चाहता है कि दोस्तों जो नवीनतम यानी ब्रह्मांड का विस्तार तो होता है, लेकिन ब्रह्मांड जो है दोस्तों उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह बात यह सिद्धांत कहना चाहता है। तीसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो है हमारा एलन संडेजा का दोलन सिद्धांत। उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। एलन संडेजा साहब ने दोलन सिद्धांत दिया, जिसको प्लस्टिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा यह कहना चाहते हैं साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगाओं का यानी ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संपीड़ित वापस जो है वो विस्तारित क्षेत्र संपीड़ित हो जाते हैं, यानी संकुचित हो जाता है। सामान्य रूप में यह सिद्धांत भी यही कहना चाहता है कि जितना ब्रह्मांड का विस्तारित क्षेत्र है वो उसी नियत क्षेत्र में ही रहता है, यानी भले ही आकाश गंगाओं का क्षेत्र विस्तारित हो लेकिन वो संकुचित होकर वापस उसी क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। अब दोस्तों वर्तमान में भी बताया जा रहा है कि आकाश गंगाओं का क्षेत्र जो विस्तारित हो रहा है, इसको अपन किस आधार पर प्रमाणित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए दोस्तों एक प्रभाव आता है जिसे अपन कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव वे स्टीफन हॉकिंग का है साथियों। ये स्टीफन हॉकिंग साहब ने डॉपलर प्रभाव वे
अभिरक्त विस्थापन के माध्यम से समझाया। अभिरक्त विस्थापन के माध्यम से यह समझाया कि अभी भी आकाश गंगाओं का जो क्षेत्र है वो विस्तारित हो रहा है। यह स्टीफन हॉकिंग के डॉपलर प्रभाव है, अभिरक्त विस्थापन के प्रभाव से हमें पता चलता है। अभिरक्त विस्थापन के सिद्धांत से हमें पता चलता है साथियों, अभिरक्त विस्थापन, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह हमें 3 सिद्धांत मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं साथियों, इस सिद्धांत से बाहर सवाल नहीं जा पाता है। अब आगे अपन बात करें ब्रह्मांड में, देखिए सबसे आप एक चित्र को समझ लीजिएगा। यह जो चित्र है दोस्तों, यह जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अंतर्गत अनेकों आकाश गंगाएं हैं, जिन्हें अपन गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा है। आकाश गंगाओं में विभिन्न तारा मंडलों के समूह हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग तारे जैसे धूमकेतु वगैरह कई प्रकार के तारे मिलते हैं, न्यूट्रॉन तारा, नोवा, सुपरनोवा, अलग अलग बात करेंगे अपन। अब देखिए ब्रह्मांड में अलग अलग विभिन्न प्रकार की अनगिनत आकाश गंगाओं का समूह है। तो आपसे सवाल एग्जामिनर कर सकता है कि आकाश गंगाएं क्या है? तो विभिन्न तारा मंडलों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण संग्रहित होता है। अब देखिएगा हमारी आकाश गंगा कौन सी? पहली बात तो दोस्तों आकाश गंगा की जो आकृति होती है वो स्पाइरल होती है, ये ध्यान रखना, स्पाइरल होती है, सर्पाकार रूप में स्पाइरल होती है, ये ध्यान। अगर आपको सवाल पूछ ले, लेकिन आकाश गंगाएं जो है 3 प्रकार की होती है। आकाश गंगाएं 3 प्रकार की होती है साथियों, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? सबसे पहले सर्पाकार आकाश गंगा, सर्पाकार। दूसरी दीर्घवर्ताकार, और तीसरी जो होती है दोस्तों अनियमिताकार, अनियमिताकार, इसका कोई आकार नहीं होता। हमारी जो आकाश गंगा है, सवाल यहां से बन सकता है साथियों, काफी बार चर्चा में रहा है, हमारी जो आकाश गंगा है वो है दोस्तों मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला। देखो हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे, इसी को साथियों अपन कहते हैं दुग्ध मेखला। मिल्क यानी दूध, मिल्की का मतलब दुग्ध, मेखला वे यानी मेखला, जैसे एक्सप्रेस वे इसी प्रकार मिल्की वे, दुग्ध मेखला। इसी का तीसरा नाम है दोस्तों ऐरावत पथ, ध्यान रखना, ऐरावत पथ। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत की तरह ऐरावत पथ, आप नाम याद रखिएगा। सामान्य बात यह है दोस्तों कि हमारी ये आकाश गंगा किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना सर्पाकार आकाश गंगा है। अभी अभी जो दोस्तों यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें यह सवाल पूछा था कि हमारी आकाश गंगा जो है ये किस प्रकार की आकाश गंगा है, तो सर्पाकार आकाश गंगा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें साथियों, तो हमारी आकाश गंगा के बाद में जो सबसे नजदीकी आकाश गंगा है वो है देव यानी एंड्रोमेडा। देव यानी एंड्रोमेडा सबसे नजदीकी आकाश गंगा मानी जाती है, देव यानी एंड्रोमेडा, देव यानी एंड्रोमेडा। यह 2.4 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है, ध्यान रखिएगा साथियों, 2.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। याद रखिएगा यह प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, यह प्रकाश वर्ष के बारे में काफी बार सवाल पूछा जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। प्रकाश की दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति होती है। तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए यह प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, एक दूरी की इकाई है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों आकाशगंगा हुई, आकाशगंगाओं में विभिन्न प्रकार के तारे मिलते हैं दोस्तों। एक निश्चित आकृति में तारों का जो समूह होता है उसे अपन तारा मंडल के नाम से जानते हैं, तारा मंडल के नाम, जैसे हाइड्रा है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको यह सवाल पूछा जा सकता है
उर्सा माइनर, स्कल्प्टर सिस्टम, डक्रो सिस्टम, ये क्या है? तो ये आकाश गंगाओं से संबंधित ही है दोस्तों, आकाश गंगाओं से ही संबंधित है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करें तारामंडल, तो एक विशिष्ट आकृति में विभिन्न प्रकार के तारों का समूह ही तारामंडल कहलाते हैं। दोस्तों वर्तमान में ब्रह्मांड में 88 तारामंडल है, 88 तारामंडल है, लेकिन याद रखिएगा साथियों, मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, फिर आप बोलोगे गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं है साथियों, कहीं पर आपको 89 लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन वर्तमान में 88 तारामंडल ही है, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से हाइड्रा तारामंडल का नाम भी हमने सुना है। और ये अगर दोस्तों ऑप्शन में दोनों हो तो फिर अपने हिसाब से करना। अभी जो बिहार लोक सेवा आयोग में सवाल पूछा गया उसमें 88 माना गया उत्तर है, फिर अपने हिसाब से देख लेना। दोनों में से एक हो तो एक ही करना है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर अपना लक है, दोनों ही कहीं कहीं मिलता है। अब दोस्तों मैं बात करूं तारामंडलों में, तो देखिएगा ये जो तारे होते हैं साथियों, ये जो हमें एनर्जी देते हैं, जो चमकते हैं तारे, इन तारों के पास में खुद की एनर्जी होती है। तो ये मिलती कहां से? सूर्य भी एक तारा है साथियों, ध्यान रखना, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य एक तारा है। तारे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। इसमें ऊर्जा आती कहां से है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से आती है। नाभिकीय संलयन क्या चीज है? जब 2 नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण, बड़े नाभिक का निर्माण करे, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं साथियों। तारों में जो होता है एनर्जी होती है सबसे पावरफुल ईंधन, जिसे दोस्तों फ्यूचर ऑफ फ्यूल, भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन। याद रखना, आपको लगे हाथों तो एक सवाल बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको पूछ ले पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है नाइट्रोजन है, और अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में मिलने वाला सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन है। इसको आप याद रखें। तो तारों में दोस्तों लगभग 98% जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, और यह मिलकर के 2 नाभिक मिलकर के एक नाभिक बनाती है हीलियम। क्योंकि दोस्तों जब ये नाभिकीय संलयन होता है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्व संकुचन के कारण ही इसमें एनर्जी संग्रहित होती है। ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछा हुआ है ABC करके दोस्तों, नाभिकीय संलयन और गुरुत्व संकुचन के कारण तारों में ऊर्जा संचारित होती है। तारों के पास में स्वयं का तापमान होता है। अब दोस्तों इस हाइड्रोजन की ऊर्जा के आधार पर ही तारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तारे? दोस्तों बताने को तो ज्ञान आनंद है, सुबह से लेकर शाम तक अगर बोलते रह जाए तो भी कोई खत्म नहीं होने वाला। अपने को ध्यान उस लाइन पर रखना है कि कंपटीशन के एग्जाम में चीज कौन सी पूछी जाती है। बाकी बताने को तो क्या है साथियों, ब्रह्मांड के बारे में अगर बताने लग जाए तो भी 4 घंटे अपन बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने को केवल काम की बात करनी है। तारे जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जिसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन की एनर्जी हो उसे अपन कहेंगे पीले तारे, पीले तारा, पीला। जैसे सूर्य के पास में सर्वाधिक एनर्जी है, सूर्य एक पीला तारा है। दूसरा है दोस्तों सूर्य से कम एनर्जी रखने वाले तारे, उस ये होते हैं नीले तारे। अब दोस्तों देखो नीले रंगा, मैं आपको लगे तो हर एक लाइन में आपको सवाल मिलेगा। सर्वाधिक ऊर्जावान जो तारे होते हैं वो पीले तारे जैसे सूर्य है। दूसरे दोस्तों ऐसे तारे जो जिनके पास में सूर्य से कम ऊर्जा होती है, सूर्य से कम ऊर्जा होती है, उसको अपन कहते हैं दोस्तों वामन तारे। क्या कहते हैं? वामन तारे, जिसको अंग्रेजी में ड्वार्फ स्टार के नाम से जानते हैं, ड्वार्फ स्टार के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा वामन तारे या ड्वार्फ स्टार के नाम से, जिनमें सूर्य से कम ऊर्जा होती है ना, उस तारों को वामन तारे या ड्वार्फ स्टार के नाम से जानेंगे। और वो तारे नीले रंग के होते हैं जो आकाश में, अंतरिक्ष में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। लगे हाथों आपको दोस्तों एक सवाल बता देते हैं, 2 कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सूर्योदय हमेशा पूर्व में ही क्यों होता है,
या आपको पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा में सर्वाधिक क्यों दिखाई देते हैं, तो दोस्तों एक ही उत्तर होगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी उसकी घूर्णन गति यानी जो घूम रही है वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना यानी सूर्योदय का पूर्व में होना और अंतरिक्ष में जो तारे दिखाई देते हैं वो सर्वाधिक पूर्व की बजाय पश्चिम में दिखाई देते हैं। इसका एक ही उत्तर है, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। अब दोस्तों आपको यह समझ में नहीं आया पश्चिम से पूर्व कैसे घूमना, तो आप इतना जरूर याद रखें, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी दोस्तों ऐसे घूमती है, ध्यान रखना ऐसे, तो यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, इतना जरूर याद रखिए। तीसरा जो तारा है दोस्तों जिसमें बिल्कुल ऊर्जा खत्म हो जाती है उसे अपन कहते हैं लाल तारे, जिसको ज्योग्राफी में एक अलग नाम भी दिया जाता है दोस्तों, लाल दानव, रेड जेंट। लाल दानव कहते हैं, रेड जेंट के नाम से जानते हैं। यहां पर सवाल बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कैसे सवाल बनता है, मैं अभी आपको बताता हूं। लाल तारे जो लाल दानव जो है दोस्तों, इनको अपन रेड जेंट कहते हैं। ये तारे मृतप्रायी तारे होते हैं। आपने कभी अंतरिक्ष में दोस्तों तारे को टूटता हुआ देखा होगा, वो मृतप्रायी तारा ही है। ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है समाप्त हो जाती है। जैसे ही दोस्तों इनमें जब हाइड्रोजन की मात्रा समाप्त होती है तो इनमें एक विस्फोट होता है जिसे अपन अभिनव तारे के नाम से जानेंगे, अभिनव तारे के नाम से जानते हैं, या सुपरनोवा की घटना कहते हैं इसको, सुपरनोवा अपन कह सकते हैं। आप समझ गए होंगे साथियों, सुपरनोवा, इनमें होने वाला विस्फोट जब होता है तो एक नवीन तारे का निर्माण होगा दोस्तों, नवीन पिंड का निर्माण होता है, उसे अपन कहते हैं अभिनव तारा। जब दोस्तों अब इनमें विस्फोट होता है तो अनेक न्यूट्रॉन युक्त तारीय पिंडों का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे ही इनमें विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन युक्त तारीय पिंडों का निर्माण होता है, जिसे न्यूट्रॉन तारा के नाम से भी जाना जाता है, न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वे न्यूट्रॉन तारे, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल पूछ रहे थे दोस्तों, वे न्यूट्रॉन तारे जो ब्रह्मांड में तेजी से घूमते हैं और जिनसे विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है, उनको दोस्तों अपन पल्सर के नाम से जानेंगे। वो न्यूट्रॉन तारे जो अंतरिक्ष में तेजी से घूमते हैं, जिनसे विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है, उन्हें दोस्तों अपन पल्सर के नाम से जानेंगे। समझ में आ गई होगी आपको बात दोस्तों। आगे देखिएगा, एक दोस्तों होता है क्वासर, क्वासर्स, एक होता है दोस्तों क्वेसर। दोनों में क्या फर्क है ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करूं अंतरिक्ष में वो आकाशीय पिंड जो दोस्तों अत्यधिक चमकीले होते हैं, क्योंकि उनका जो आकार होता है वो आकाश गंगा से छोटा होता है, जिसके कारण उनके पास में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। इसे ही अपन कहते हैं क्वेसर। सामान्य रूप में सवाल आ सकता है अत्यधिक चमकीले पिंड, क्वेसर। दोस्तों मैं लगे हाथों आपको बताना भूल गया, तारों की जो चमक होती है, ऊर्जा जो होती है, वो दोस्तों तापमान का सूचक है। सबसे पहले यह आप बात याद रखें। दूसरी बात, तारों का जो टिमटिमाना जो होता है वो अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन का सामान्य अर्थ यही है दोस्तों, असलियत में वो घटना होती नहीं है, हमें केवल भ्रम होता है। दो तारों का टिमटिमाना हमें केवल भ्रम है, रियल में ये ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, दिन में भी तारों टिमटिमाते हैं, तारे जो है वैसे के वैसे ही होते हैं, लेकिन दोस्तों सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब दोस्तों मैं बात करूं क्वासर्स की। जब अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों में दोस्तों जब विस्फोट होता है तो वो अर्धतारीय पदार्थ जिसमें दोस्तों रेडियो तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी रेडियो तरंगें निकलती है, उन्हें अपन क्वासर्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसे।
अब अपन बात करेंगे दोस्तों ब्लैक होल की घटना। यह क्या चीज होती है ब्लैक होल की घटना दोस्तों? देखिएगा, जब दोस्तों अंतरिक्ष में किसी तारे को कह सकते हैं या किसी आकाशीय पिंड का जब अंत होता है तो दोस्तों उसका भार जो है सूर्य के भार से ज्यादा 3 गुना ज्यादा हो जाता है। या अपन ऐसा कह सकते हैं साथियों कि जब किसी आकाशीय पिंड या तारे की मृत्यु होती है साथियों, यानी कहने का मतलब एनर्जी खत्म होती है, तो उसमें घनत्व ज्यादा हो जाता है और वो सघन हो जाता है। सघन घनत्व के कारण दोस्तों प्रकाश जो है उसके गुरुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता है और दोस्तों बाहर नहीं निकल पाने के कारण वो क्षेत्र जो है अंधकारमय हो जाता है, जिसको अपन देख नहीं पाते हैं। और दोस्तों इसे ही अपन कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। मैं दोस्तों रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, जहां तक मुझे विश्वास है 1967 में जॉन विलियम ने इसका नामकरण किया था ब्लैक होल की घटना का। और दोस्तों चंद्रशेखर जो विद्वान हुए उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी, ब्लैक होल की घटना के बारे में। अब दोस्तों अपन एक बात और करेंगे, अंतरिक्ष के पार की वो सीमा दोस्तों, यानी जिसमें से तारे व ऊर्जा संचरित होती है, उसको व्हाइट होल के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट होल के नाम से भी अपन उसे जानते हैं, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह हमने जानकारी प्राप्त की ब्रह्मांड से संबंधित। और भी इसमें कुछ होगा तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों एक बात यह भी ध्यान रखें, सूर्य की जो हमारे पृथ्वी से जो दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। और दोस्तों मील में पूछ ले तो 930 मिलियन 9.30 करोड़ मिलियन जो है वो मील जो है दूरी मानी जाती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में। लेकिन दोस्तों और इसे दोस्तों आपको पता होगा, एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर माना जाता है। दोस्तों हमारे आकाशगंगा के चारों ओर सूर्य को चक्कर लगाने में लगभग 250 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे एक कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस बात को भी आप नोट कीजिएगा, सूर्य के बाद में हमारा जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसकी दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष, केवल 4.2 प्रकाश वर्ष। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब अपने को सवाल पूछ लिया जाए, हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी जो आकाशीय पिंड है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। लेकिन हम पृथ्वी के बारे में अलग से बात करेंगे। सवाल आपको यह पूछ लिया जाए, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महाविस्फोट की घटना कब हुई? तो 15 अरब वर्ष पहले हुई। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में 13.7 अरब वर्ष लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी आपका सही होगा, लेकिन 15 अरब वर्ष ही बताई जाती है। दूसरी बात दोस्तों आप ध्यान रखें, अंतरिक्ष में जो अनेक तारों का जो समूह होता है, उन तारों में दोस्तों देखो एक 7 तारों का जो समूह है, 7 तारों का जो समूह है उन्हें अपन सप्तर्षि मंडल के नाम से जाने। 7 तारों का समूह सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है। इस सप्तर्षि मंडल को दोस्तों 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल को पश्चिमी देशों में बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं। यह सवाल भी पूछा हुआ जाना, बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड के कणों का अध्ययन करने के लिए अमेरिकन एजेंसी नासा ने एक बैलून जनित प्रक्षेपित उपकरण भेजा, प्रक्षेपित किया, जिसका नाम है दोस्तों सुपर टाइगर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सुपर टाइगर। दोस्तों बताने को बहुत कुछ है, हम दोस्तों कोशिश करेंगे और भी कोई ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी होगी तो मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप निश्चित होकर पढ़ते रहिएगा। और दोस्तों कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सौरमंडल। आप नोट्स जरूर बनाइएगा साथियों, क्योंकि नोट्स आपको वापस जब पढ़ोगे तो आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें।
और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों। अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर दें, ताकि मुझे पता चले कि कुछ ना कुछ कमी होगी। और अगर दोस्तों बाई चांस कोई मान लो शब्द गलत निकल जाता है तो आप निश्चित रहिए साथियों, मैं अगले वाले वीडियो में आपको सूचित करके उसमें सुधार करवा दूंगा। मेरे कोशिश पूरी यही रहेगी कि आपको बेहतर से देने का प्रयास करूं, लेकिन दोस्तों सारे दिन अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने के कारण बाई चांस अगर कोई शब्द निकल भी जाए तो आपको मैं सूचित कर दूंगा और उसमें सुधार करवा दूंगा अगले वीडियो में। आप निश्चित होकर पढ़ते रहिए और फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद साथियों।